Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Interpersonal Communication and Skills Part 2. इससे पहले हमने Part 1 किया, उसमें हमने बेसिक्स पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें सीखी. जो Part 2 है आज इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन दूंगी हमने Part 1 में क्या किया था, क्योंकि तब से बहुत टाइम हो गया. Part 1 में हमने देखा कि अगर हम खुद के साथ बात करते हैं उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या जब हम बिटवीन एक दूसरे से बात करते हैं उसको हम इंटरपर्सनल बोलते हैं. चाहे दो ग्रुप्स आपस में बात करें, दो ऑर्गेनाइजेशंस, या मैं ऑडियंस के सामने बात करूंगी, इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं. बेसिकली जब दो की बात आती है तभी ज़्यादातर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है. उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की. उसमें हमने देखा वर्बल, जब आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, जब आप बोलते हैं और दूसरा सुनता है, या कोई भी आवाज़ आपसे के मुंह से निकलती है, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. दूसरा है लिसनिंग, और आप सुनते हैं, ठीक है. कोई बोलता है आप अटेंटिवली उस फोकस करते हैं उसकी बातों पे, तो ये भी एक टाइप है उसमें. दूसरा है रिटन वर्ड, जब आप लिखते हैं, डॉक्यूमेंट आप टाइप करते हैं, आप लिखते हैं, आप लिख के देते हैं अपना जो भी आपको कम्युनिकेट करना होता है. आप लेटर लिखते हैं, आप एप्लीकेशन लिखते हैं, वो भी एक टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का. क्योंकि जब आप लेटर लिखेंगे, जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे, वो आप किसी के लिए लिखेंगे ना, खुद के लिए तो नहीं लिखेंगे, किसी के लिए लिखेंगे, तो ये भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है. उसके बाद हमने नॉन वर्बल दिखा. नॉन वर्बल में क्या आता है, उसमें कोई वर्ड पर नहीं आएगा, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, या कोई टोन देखता है वॉइस का, किसने क्या गुस्से में बात की, उसने क्या नरम लहजे में बात की, उसके जेस्चर्स क्या थे, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उसमें नॉन वर्बल टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो आ जाता है. ठीक है. उसके बाद हमने देखे एलिमेंट्स क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के. ये हमने अच्छे से उस टाइम डिस्कस किया था. सबसे पहला एलिमेंट मैंने आपको बताया कम्युनिकेटिंग पार्टीज, जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है. ठीक है. कौन कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी, वो पहला एलिमेंट होता है इसमें. दूसरा एलिमेंट क्या होता है, मैसेज इटसेल्फ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मेरी मैसेज क्या है उनसे, वो दूसरा एलिमेंट होता है. ये भी मैंने आपको पढ़ाया. उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो तीसरा एलिमेंट होता है वो होता है एक्सट्रेनियस नॉइज, जो बाहर से नॉइज आती है. नॉइज हो गया जो इंटरप्शन आता है, जो बाहर से कोई आवाज़ आती है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, जो हमारे इस मैसेज के साथ नहीं होती है, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं. ठीक है. जो आपके मैसेज क्वालिटी में कमी करे, जो आपके मैसेज क्वालिटी को थोड़ा सा इंटरप्ट करे, उसको हम एक्सट्रेनियस नॉइज़ बोलते हैं. वो भी एक एलिमेंट रहता है कम्युनिकेशन में. जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, बाहर से कोई सब्ज़ी बेचने वाला आएगा तो उसकी आवाज़ इस लेक्चर में आ जाएगी, तो वो भी एज अ नॉइज़ में ट्रीट करूँगी. या कोई बाहर से गाड़ी आएगी, वो हॉर्न बजाएगी, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो मेरी मैसेज नहीं है जो हॉर्न बज रही है, वो आप एडिशनली सुन रहे हो क्योंकि वो नॉइज़ है. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया फीडबैक. फीडबैक क्या होता है, जो सुनने वाला होता है उसका रेस्पॉन्स. अगर मैं सामने आपके साथ बात कर रही हूँ और अपने सर को आप नॉड कर रहे हैं, सर को हिला रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि जो मैं बात आपको बोल रही हूँ आप वो सुन रहे हैं, तो मुझे फीडबैक सामने ही मिला कि मैंने जो बात बोली आपने वो सुनी. या फॉर एग्जांपल ऑटो जनरेटेड फीडबैक होता है. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना ईमेल भेजती हूँ, डॉक्यूमेंट्स भेजती हूँ, वो बोलते हैं कि, या जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं, हम फॉर्म जब भी फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें SMS आता है दैट यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, है ना. तो वो फीडबैक आता है. उससे क्या हो जाता है, उससे आपको जो है क्लैरिटी मिलती है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन की है वो उनको पहुंची है. ठीक है. या आपने फीस सबमिट किया है वो उनको मिला है, तो आप भी इत्मीनान से बैठते हैं, तो वो फीडबैक कहलाता है. ठीक है. तो फीडबैक भी वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल. नॉन वर्बल वही सामने मैं देख रही हूँ, आप सर को हिला रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, तो फीडबैक है. और बाकी वर्बल होता है जो मुझे ऑटो जनरेटेड मैसेजेस आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सबमिटेड द फॉर्म. ठीक है. तो वो भी फीडबैक होता है. कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप किस फ्रेम में, किस सेंस में बात कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल लोकेशन या क्लाइमेट या ऑडियंस का या सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, तो मैं बोलती हूँ, जैसे कोई पॉलिटिशियन बात करता है, वो बोलते हैं कि यहाँ पे वो कुछ बोलेगा करप्शन रिलेटेड. ठीक है. वो कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ करेगा, उसका मतलब मीनिंग होगा करप्शन रिलेटेड. जैसे बाकी कोई दूसरे ओकेजन पे वही अल्फाज बोलेगा, उसका करप्शन के साथ कोई लिंक नहीं होगा. तो किस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आप बात कर रहे हैं वो भी डिटरमाइन करता है. ठीक है.
जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने उसमें एक फ्रेज़ बोला था, रीड द रूम, मतलब जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, उसको ऑडियंस देख के बात करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने अगर बुज़ुर्ग बैठे होंगे तो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट होगा, मैं किस तरीके से उसी बात को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगी, बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। अब अगर बच्चे बैठे हैं तो बच्चों को समझाने के लिए मैं वही बात थोड़ा सा डिफरेंट ऑडियंस को देख के ही मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से हिसाब से बोलूँगी, ठीक है। तो एक और एलिमेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट, और एक और एलिमेंट क्या है, चैनल। चैनल होता है कि हम अपनी जो मैसेज है वो किसके थ्रू सेंड करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फेस टू फेस बात कर रही हूँ, तो हम बिल्कुल आमने सामने बात करें, ईयर के थ्रू मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है, तो वो भी चैनल है, फेस टू फेस ही हम बात करें। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेटर लिख रही हूँ, तो पोस्ट ऑफिस लेटर के थ्रू, हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैं आपको भी आप तक अपनी जो है बात पहुँचा रही हूँ। टेलीफोन कर रही हूँ तो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया कि मीडियम क्या है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो है जो बोलने वाला बोलता है और फिर वो बात रिसीवर तक पहुँच जाती है, ठीक। तो यहाँ तक हमने किया था, ये थोड़ा सा रिवाइज मैंने आपको कराया, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, उसमें आपको मैंने डिटेल डिस्कशन कराया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन पार्ट 1, वो आप देख सकते हैं। और ठीक है, तो यहाँ से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो है 4 प्रिंसिपल्स जो है, इसके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की 4 प्रिंसिपल्स है, 4 प्रिंसिपल्स आर देयर। वो प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब भी आप बात करते हैं, जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ या लोगों के साथ, आपको ये 4 प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये 4 प्रिंसिपल्स ध्यान में रखे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है बहुत इफेक्टिव रहेगी और आपकी जो मैसेज है उसका भी बहुत असर रहेगा। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ अनअवॉइडेबल। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो पहला प्रिंसिपल है, दैट इज इट इज़ अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल क्या होता है, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। कोई चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं लेकिन कोई को नहीं कर सकते। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ना, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों, आप मुझे बताएं, कोई इंसान आपने देखा है जो बिल्कुल किसी से भी दुनिया में बात नहीं करता हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें ज़िंदा रहना है, हम दूसरों पे इंटरडिपेंडेंट हैं, हम फैमिली में रहते हैं, हमारी अपनी फैमिली होती है, हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, टीचर स्कूल में काम करता है, हम स्कूल जाते हैं, हम टीचर्स से सीखते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जो प्रिमिटिव लोग भी थे वो भी गैदरिंग में रहते थे, है ना। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है, इट इज़ अनअवॉइडेबल। अगर दो इंसान बैठे हैं रूम में, अगर कोई नाराज़गी ना हो, फिर भी उनको ज़रूरत पड़ेगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितनी देर बैठना है। या अगर आप फंक्शन में जाओगे, ऐसा नहीं है ना कि आप यहाँ पे से जाओगे, मुंह उठा के वापस चले आओगे। तो बात तो एटलीस्ट किसी से करनी है, तो ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। बात करने का तरीका, बात करने का अंदाज, आपका लहजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप ये अच्छे से समझोगे ना, क्वेश्चन कोई भी आएगा ना, आपको वो करना आएगा, क्योंकि इसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं। मेरे पास इसके MCQs भी बहुत सारे हैं। अगर आपके पास है टाइम, आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो भी आपको कराऊंगी। तो ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये अनअवॉइडेबल होता है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये लिख के, अनलेस यू आर अ hermit living in a cave, you will inevitably interact with the others in one manner or the another. Even if you are shut in thanks to something like a quarantine, you will be still have the opportunity for interpersonal communication, for example phone, Skype, texting. Even बोला जाता है एक्सट्रीम कंडीशन हमने देखी, हम सब ने देखनी है अपनी लाइफ में, जो है कोविड-19। उसमें क्वारंटीन में रखते थे लोगों को, लेकिन फिर भी जो क्वारंटीन में होते थे वो कनेक्टेड होते थे, वो फ़ोन पे बात करते थे, वो मैसेज करते थे, वो सोशल मीडिया पे होते थे, वो स्काइप यूज़ करते थे, वो टेक्स्ट करते थे, है ना। तो पहला इसका जो है प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ अनअवॉइडेबल। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो है इट इज़ इरिवर्सिबल। क्या है, इट इज़ इरिवर्सिबल। इट इज़ इरिवर्सिबल मतलब होता है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, जिसको आप वापस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ हो गया, उसको रिवर्स करना मतलब उसको वापस करना। जैसे आप पानी को सॉलिडिफाई करते हो, पानी का गिलास जो है आप वो फ्रीज़र में रखोगे, वो सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो क्या वो रिवर्सिबल है? वो प्रोसेस बिल्कुल है। उसको हीट अप करो, वो वापस पानी बन जाएगा, तो दैट इज़ रिवर्सिबल। बट जो कम्युनिकेशन है ना, वो इरिवर्सिबल है। कैसे?
आपने कोई चीज़ देखी, किसी की बॉडी लैंग्वेज देखी, क्या आप वो वापस मतलब आप चाहोगे कि जैसे मैंने देखा ही नहीं? यू कांट डू इट अनसीन ना। जैसे फ्रेज होता है आई कॉन्ट अनसी दैट। तो अगर आपने कुछ देखा उसको आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि अच्छा छोड़ो, जैसे इसको वापस ले जाओ मेरी आंखों से, जैसे मैंने देखा नहीं। तो इट इज़ इरिवर्सिबल, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई बात बोली वो बात आपके वापस नहीं आके आपके मुंह में चली जाएगी। तो इसीलिए आप जो भी रिलीजन्स के लोग यहाँ पे होंगे, स्पेशली अगर मुस्लिम से, आपको पता है हज़रत अली करम ताला वजहू हमेशा इस पे फोकस करते थे कि जब आप या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलते थे, जब आप बात करते हैं पहले सोचा करो। क्यों? क्योंकि ज़ुबान से निकली हुई बात वो तलवार से भी ख़तरनाक होती है। क्यों? क्योंकि वो कभी वापस नहीं आप ला सकते हो। जो आपने बात बोली उसको हम वापस नहीं ला सकते। और ज़ुबान बहुत ही ख़तरनाक एक चीज़ माना जाता है, क्योंकि बात करना आसान होता है, आपकी बात से असर क्या पड़ेगा दूसरों पे वो बहुत मुश्किल होता है। या बाकी रिलीजन्स में भी लिखा है कि सोच समझ के बात करना ही सही होता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर आप वो बात वापस भी लेना चाहोगे आप नहीं ले सकते हो, लेकिन आप अपॉलॉजी कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि मुझसे गलती हुई, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट जो आपने बोला वो आप वापस नहीं ले सकते हो। सो दैट मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल। ओके, तीसरा प्रिंसिपल है इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? देखो, अगर आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, कुछ के साथ आपको, देखो कुछ लोगों के साथ आपको ये आसान लगेगा। कैसे? जैसे आपकी फैमिली है ना, आप उनके साथ रहते हैं, फैमिली में भी कुछ ही लोग होंगे जिनके साथ आपकी थिंकिंग मिल रही होगी। दैट मीन्स जिसके साथ आपके थॉट्स मिल रहे होंगे ना, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपका बहुत हद तक मिलता होगा और उसको आपकी बात समझनी ईजी हो जाएगी। लेकिन जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं। और कोई ऐसे घर से आया होता है जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट माहौल होता है, कोई ऐसे घर से आया होता है जहाँ पे बहुत वो लिबरल होते हैं, कोई ऐसे घर से आया होता जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे, जिन पे एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता है, कोई ऐसे घर से आया तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई बात बोलते हो ना तो वो उसको डिफरेंट एंगल से ले सकते हैं। तो इसीलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसीलिए इस स्किल को सीखा जाता है। अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करोगे, आपको एक कोर्स लेना पड़ता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड स्किल्स का, सो दैट कि अगर आप बाहर जाते हैं, डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलते हैं, सबके साथ आप सबको आपके साथ रिलेशन सही से रहे। वो कैसे रहेगी? अगर जब आप कम्युनिकेशन स्किल आपका सही होगा ना, तब आपके साथ ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपके पास तरीका होना चाहिए, पहले ही आपको रेस्पेक्ट से बात करनी है हर एक के साथ। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट कल्चर से भी बिलोंग करते हैं। आप जब भी कोई चीज़ बोलते हैं, आपको वो बहुत लोग स्टीरियोटाइप्स पालते रहते हैं दिमाग में, बहुत कुछ सुपरस्टिशियस होते हैं। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं तो उसमें ये आता है कि आप डाइवर्सिटी के साथ बहुत ही एहतराम से बात करनी आपको आती है, वो एक स्किल होता है इंसान के पास। तो तीसरा जो प्रिंसिपल है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपको ये प्रिंसिपल्स हमेशा दिमाग में रहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। अगर आज से, ये ज़रूरी नहीं है एग्जाम के लिए आप सीखोगे, ये आपके लिए लाइफ लेसन भी, अगर आज से आप ये दिमाग में रखोगे दैट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, आप हमेशा आज के बाद बोलने से पहले, बाहर जाके बोलने से पहले सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये दिमाग में रहेगा, क्या पता आगे वाला बंदा जो है उसका जो है थिंकिंग कैसी होगी, कहीं वो मेरी बात से उसका जो है सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद इट इज कॉन्टेक्सचुअल। तो इट इज कॉन्टेक्सचुअल मतलब हो गया सेम वर्ड्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं डिफरेंट लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, मैंने मैसेज डाली ब्रॉडकास्ट पे, मैंने बोला कि सब लोग अपना असाइनमेंट जल्दी सबमिट करना। अब किसी का मूड ख़राब है और किसी का कोई खुश है, उसने बोला और ठीक है मैम मैं कर दूंगा, ठीक है मैम हम कर देंगे। लेकिन किसी का कोई डिप्रेस है, किसी का मूड ख़राब है, वो इसको इल ले लेंगे। आपको पता है मैम ने हमें डांटा, मैम ने पता नहीं क्या जल्दी ये रखा, क्योंकि वो उनके मूड पे मुनहसर करता है। ठीक है, वो उसको कैसे ले लेंगे। तो इसीलिए इट इज़ कॉन्टेक्चुअल। अब जो सुनने वाले हैं वो कहाँ पे है, किस माहौल में है, वो बहुत मैटर करेगा। ठीक है, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं इट इज़ कॉन्टेक्सचुअल।
क्योंकि इससे अगर आप ये प्रिंसिपल दिमाग में रखोगे तो आप जब बाहर जाके बात करोगे या किसी भी बात करोगे आप उसको देख के बात करोगे। अगर आप अपने से बड़ा होगा तो आप उसको उसी लहजे में बात करोगे, छोटा होगा उससे प्यार से बात करोगे, अगर बड़ा होगा तो एहतराम से बात करोगे। अगर फीमेल होगी, आपको पता है लिटरेसी रेट हमेशा फीमेल्स की कम होती है यूजुअली, तो आपको, या हाउस वाइफ होती है कोई जिससे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं होती है, अगर आप उसको देखोगे, जब आपको ये प्रिंसिपल दिमाग में होगा, उससे क्या हो जाएगा, आप उसको वही बात उसको भी बोलोगे, लेकिन उसको आप थोड़ा सा समझा के एक्सप्लेन करके बोलोगे। क्यों? आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँगा क्या पता इसको समझ आए कि नहीं आए। ठीक है, जैसे सर्वे करने जाते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है उसको बोलते हैं नेम, ये सर्वे चल रही है, आप नाम बोलो, वो ये तो जल्दी फिलअप किया जाता है। अब अगर ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनको पहले बोलना पड़ता है, ये गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला है, आपको हमें नाम वाम बोलना है। क्यों? क्योंकि कल को आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो उनको हमें एक्सप्लेन करके बोलना पड़ता है। तो क्यों इट इज़ कॉन्टेक्चुअल, आप वही कम्युनिकेट करते हो बार बार, मगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं जिनके साथ आप डील करते हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होता है। तो ये 4 प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के। ठीक है, इसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसकी? ठीक है, सबसे पहली एग्जाम्पल है ईमेल्स। क्योंकि आपको पता है आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन जो है कॉन्वर्सेशन, ऑनलाइन चैटिंग ज़्यादा होती है, और इसलिए हम ईमेल्स, आपने देखा होगा जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में, पहले तो हम जाते थे एप्लीकेशन लेके, सीवी वहाँ करते हैं, अब जब भी हमें कोई अप्लाई करना होता है हम ईमेल करते हैं उनको सीवी, है ना। तो लेकिन ईमेल को इफेक्टिव बनाने के लिए एक बहुत चीज़ ज़रूरी होती है, वो है कि आपका राइटिंग स्किल ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आप ईमेल किसी को भेज रहे हैं, उसके सामने आप नहीं है, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल ऐसी होनी चाहिए कि उसको ईमेल पढ़ के ही ये समझ आना चाहिए कि बंदा कैसा है, आगे वाला कैसा है, इसमें कितनी कैपेसिटी, कितने कैलिबर है, क्योंकि सामने उसको कन्विंस करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द ईमेल, है ना। तो ये डिपेंड करेगा आपकी राइटिंग स्किल कैसा है। उसके बाद है फ़ोन कॉल। आपको पता है आजकल फ़ोन कॉल इतनी ज़्यादा आम हो गई, आपको पता है घंटों भर आप देखोगे औरतें अगर बात करती हैं आपस में घंटों, तो यूजुअली ज़्यादातर वही बोला जाता है कि दैट फीमेल्स टॉक सो मच, क्योंकि वो अब हम रिलेटिव्स के यहाँ ज़्यादा जाते भी नहीं है, फ़ोन पे ही सारी बातें करते हैं, तो फ़ोन कॉल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए आपकी रिटन नहीं बल्कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी इफ़ आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, बट आई एम गिविंग यू डे टू डे एग्जाम्पल्स, है ना। जैसे हमारी सोसाइटी है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वहाँ ऑनलाइन कॉल्स आती है, तो आपको कन्विंस करना पड़ता है कस्टमर को, किसी को कोई कंप्लेंट होती है, किसी को कुछ जो है ये कराना होता है, सर्विस करानी होती है, तो आपके वर्बल स्किल, आपका वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब आप कन्विंस कर पाओगे कस्टमर्स को, कोई किसी की कंप्लेंट होगी, किसी को सर्विस करनी होगी, तो तब जाके वो आप कर पाओगे। उसके बाद है प्रेजेंटेशंस। हाँ, ऐसे भी आप कम्युनिकेट करते हो, जैसे कोई मीटिंग होती है, आप शॉर्ट में क्या करते हैं, बॉस बोलता है एक को कि आप प्रेजेंटेशन बनाओ इस चीज़ पे, ऑडिटोरियम पे हम सब को इनवाइट करेंगे, तो आप फिर प्रेजेंटेशन वहाँ पे डिलीवर करोगे। तो वो प्रेजेंटेशन में क्या ज़रूरत है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाओगे, फॉर्मल बनाओगे, डिसेंट बनाओगे, कौन कौन से कलर्स यूज़ करोगे, ठीक है, आप कौन सा ओकेजन होगा उस हिसाब के उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स भी लगेंगे, राइट। उसके बाद है टेक्सटिंग। आपको पता है आजकल कितनी टेक्स्ट मैसेज हम यूज़ करते हैं, तो टेक्सटिंग में जो है ईमेल्स तो एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल होता है, लेकिन टेक्सटिंग आप किसी को भी दोस्त को आप आजकल हम ईमेल करने थोड़ी बैठेंगे, हम उसको टेक्स्ट में इनफॉर्मल मैसेजेस भेजते हैं, ऑडियो नोट्स भेजते हैं या मैसेज भी लिखते हैं। तो ये क्या था, दिस वर टाइप्स ऑफ सॉरी ये ऊपर चला गया, एग्जाम्पल्स थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के, राइट। देखो मैंने डिफरेंट मटेरियल्स से ये जमा किया है आप लोगों के लिए, इवन दो मेरे पास किताब भी थी इसकी, कुछ किताबें भी थी जिनमें डिफरेंट चैप्टर्स के तौर पे लिखा था, बट उसमें बहुत सारे मॉडल्स एंड ऑल थे, उनको आपको उतना डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसमें एडिशन किया है। देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की यूजेस क्या है वो भी आपको पता होंगी, फिर भी मैं आपको बताऊँगी।
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अगर हमारा सही होगा, चाहे आप घर पे हो, काम पे हो, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, या इन्फॉर्मेशन बांटने में, या इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में। आप दूसरों के बिहेवियर्स और एटीट्यूड पे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मुझे मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं होता, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आती? तो क्या आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करते? तो ये एज अ टीचर वन शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, तब जाके मेरी बात आपको समझ आ जाएगी ना। तो आप दूसरों के एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके लिए भी फ़ायदा आपको होगा, यूज़ उसके लिए भी होता है। आप अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हैं जब अच्छे से आप बात करते हैं। और इसका क्या यूज़ है? मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड एंड बेटर अंडरस्टैंड आवर एक्सपीरियंसेस इन इट। जो हमारी एक्सपीरियंस होती है, लाइफ एक्सपीरियंस को, उनको अच्छे से समझ सकते हैं। हम अपनी पर्सनल नीड्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरों की नीड्स को भी। हम अपने डिसीजंस मेक कर सकते हैं, हम डिसीजन बना सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम सोशल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को सेट कर सकते हैं। हम प्रोवाइड एंड रिसीव नीडेड इमोशनल सपोर्ट। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है ना, आप खुद भी पढ़ सकते हैं ना। इमोशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी मुश्किल में होता है उस दोस्त को। एंटिसिपेट एंड प्रिडिक्ट पीपल्स बिहेवियर। हमें अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास अच्छा है, हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज देख के ही हम समझ सकते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है। रेगुलेट द बैलेंस ऑफ पावर इन वर्क प्लेस और सोशल सर्कल। अगर आप किसी सोशल सर्कल में है या वर्क प्लेस पे है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं हर एक चीज़ को, क्योंकि टीम वर्क से बहुत फ़ायदा मिलता है ना। तो वो आप टीम को अच्छे से तब चला सकते हो जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, राइट। अब इम्पोर्टेंस क्या है इंटरपर्सनल स्किल की? इसको हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस और सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट स्किल आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। इवन सिविल सर्वेंट्स हो या कोई भी एम्प्लॉय हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस सॉफ्ट स्किल की मानी जाती है आजकल। सॉफ्ट स्किल यही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे दूसरों के साथ अपनी बात से कन्विंस करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल जो है ये सॉफ्ट स्किल माना जाता है, वाइटल पार्ट माना जाता है लीडर का, ग्रुप लीडर का, टीम प्लेयर का। क्यों? क्योंकि लीड वही कर सकता है ना जो सबको साथ लेके चल सके, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ मानी जाती है। तो अगर आपका इंटरपर्सनल इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप लीडर बन सकते हैं। अगर आपके पास ये आप लीडर बन सकते हैं, आप दूसरों को लीड कर सकते हैं, आप टीम वर्क का सक्सेस अचीव कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। इसमें आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक हो जाएगी, पर्सनल लाइफ में भी ये काम आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप ज़्यादातर लोगों को हर्ट नहीं करोगे, ग्रजेस नहीं होंगे लोगों को आपके बारे में, आप किसी के मॉरल के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, किसी का मॉरल नहीं डाउन होगा। क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन स्किल सही उसे होगा जब आप तहजीब से, एहतराम से बात करेंगे, जब आप दूसरों को लेके चलेंगे, उनकी जो है स्ट्रेंथ्स को लेके चलेंगे, तो उनको भी लगेगा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनको भी लगेगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, ठीक है, राइट। मुझे लगता है ये वाला जो पार्ट है ना सिलेबस का, बहुत ही एक अच्छा, ये हर एक के सिलेबस में होना चाहिए। क्योंकि इससे अगर ये इंसान समझे ना इस सिलेबस वाले पार्ट को, क्योंकि कल को आप फील्ड में जाना होता है इंशाल्लाह, जब आपकी सिलेक्शन होती है आपको फील्ड में जाना होता है, आपको बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, स्पेशली अपडेट पर्सनस के साथ, गैदरिंग्स के साथ या मॉब के साथ डील करना पड़ता है। तो उस टाइम आप वो प्रेशर कैसे हैंडल करोगे और उनको कैसे कन्विंस करोगे, ये वाला जो पार्ट है सिलेबस का बहुत काम आएगा। अब इसकी जो देखो एक और बुक में लिखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। रिलेशनशिप एलिमेंट की मतलब आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं उसके बेस पे क्लासिफाई इनको किया जाता है। रिलेशनशिप एलिमेंट के बेस पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इसमें लिखा था कि जो इंडिविजुअल अपने आप के साथ बात करता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू वन सेल्फ, खुद ही बात करता है, खुद ही सुनता है और खुद को ही रिलेट करता है, उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, इवन प्रेइंग टू गॉड। जब हम पूजा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, हम सिर्फ अपने आप में खोते हैं ना उस टाइम पे, किसी दूसरे की से हम बात नहीं करते, उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को। जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, पहले कोई ज़्यादातर लोग समझदार जो लोग होते हैं ना, वो पहले खुद के साथ सोचते हैं, मैं इसको ये बात बोलूँगा तो फिर देखिए जाएगी इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल
किसी का कुछ देख के आप बोलते हो ओह माय गॉड, आप खुद के साथ वो बोलते हो ना ओह माय गॉड, ओह नो, वाओ, थैंक गॉड। अब जब गॉड को थैंक यू बोलते हो, थैंक गॉड, वो आप खुद के साथ ही बोलते हो ना, आप किसी पर्सन के साथ बात नहीं करते हो ना, आप खुद को ही बोलते हो थैंक गॉड मैं बच गया, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, ओह नो ये टूट गया, वाओ इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो हम खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं, खुद के साथ ही इसको रिलेट करते हैं। राइट, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इस बुक में क्या लिखा था, इट इज़ ऑल्सो टर्म्स एज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम तभी बोलते हैं जब दो इसमें दो इन्वॉल्व होते हैं, दो, इसलिए इंटरपर्सनल हमेशा होते हैं ना जब दो ग्रुप्स होंगे, दो लोग होंगे, एक ऑडियंस होगा और एक स्पीकर होगा, तो दो एलिमेंट्स होते हैं इसमें, तो इट इज़ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इट इज़ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। तो यूजुअली इसका जो मेन फॉर्म है ना, जब पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही मानी जाती थी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल भी हो सकती है, इट में भी ओके क्या हो गया इसको, इट में भी फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल। ये जो मैंने आपको पढ़ा, ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। ये किसी भी तरह कहीं पे भी किसी भी मीन से आप कर सकते हैं, चाहे वर्ड्स हो, चाहे साउंड्स हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, जेस्चर्स हो, पोस्चर्स हो, राइटिंग हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज इमोशनल अपील टू। अगर आप सामने बात करें ना, आपके इमोशंस भी इसमें जुड़ जाते हैं। अगर आप बोलोगे उनको प्लीज़, अगर आप लिखोगे प्लीज़ और सामने बोलोगे ना, तो टोन से भी उस पर असर होएगा ना। जब प्रॉक्सिमिटी होता है, कितना करीब हो आप बोलने वाला और सुनने वाला, तो प्रॉक्सिमिटी से क्या होता है, इमोशंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इट कैन ऑल्सो मोटिवेट, एनकरेज, कोऑर्डिनेट वर्क मोर इफेक्टिवली देन एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप सामने बात करते हैं तो इमोशंस भी आपके जुड़ जाते हैं उसमें। आप उनको बोलोगे, आपके मुंह पे मुस्कुराहट होगी चेहरे पे, आप बोलोगे चलो हम जल्दी से अपना काम करते हैं, तो वो भी खुश हो जाएंगे, है ना। तो इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो गए, ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिचुएशन बिकॉज यू कैन गेट इमीडिएट फीडबैक। अगर आप सामने बात कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्या, क्योंकि आपको जल्दी ही फीडबैक मिलता है, क्या ये खुश हुए मेरी बात से कि नहीं। ठीक है, और ये ज़्यादा डिपेंड रहेगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितनी आपकी सक्सेसफुल रहेगी, ये उस पर भी ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है। ये किस पे और डिपेंड करेगा, आपका स्टेटस क्या है, रोल क्या है, स्किल्स क्या है। अगर आप किसी जॉब में बॉस हो, सुपीरियर हो, तो वहाँ पे आपकी बात को ज़्यादा माना जाएगा, है ना, तो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ज़्यादा चलेगी वहाँ पे। या अगर आप खुद पंक्चुअल बहुत है, तो आप अगर कोई बात बोलोगे, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आप इतने पंक्चुअल हो, रेगुलर हो, आप काम अच्छे से करते हो, है ना। इट हैज़ ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन होता है जब आप सामने बात करते हो, मैंने किसी को कोई बात बोली, मैंने उसको बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो ये अपने तक ही रखो। लेकिन वो क्या करेगा, फिर भी करीबी जो उसको होगा ना, वर्क प्लेस पे कोई को वर्कर होगा, उससे बोले आपको पता है अपने तक ही रखना, मैंने ऐसे सुना। फिर वो जब घर जाएगा ना, वो बोलेगा आपको पता है ऐसे, ये किसको नहीं बोलना, लेकिन मैंने ऐसे सुना। फिर वो उनका जो क्लोज होगा ना, वो उनको, तो इसको हम ग्रेप वाइन बोलते हैं। इनफॉर्मल है, लेकिन ये ग्रेप वाइन होता है जब कोई रूमर चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, चुपके ही बात सबको पता होती है ना, तो इसको हम ग्रेप वाइन बोलते हैं। तो इसमें ग्रेप वाइन स्कोप ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने अपने तक बात नहीं रखी, मुझे ज़रूरी बोलना है ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। वो किसी और को बोलेगा, जिसके साथ वो ज़्यादा करीब होता है, वो किसी और को बोलेगा, लेकिन बोलेगा कि किसी को नहीं बोलना, लेकिन सबको एक दूसरे को बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने आपको वो सिखाई इसमें। और इसके बाद है कम्युनिकेशन बैरियर्स। आपको क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं कम्युनिकेशन में। सबसे पहला बैरियर है, बहुत इजी है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रुकावट आ सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो ही होगी आपकी सक्सेस। ठीक है, अगर फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ में, तो कम्युनिकेट करने में, वैसे तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना, कम्युनिकेट तो हो जाएगा, लेकिन जो आमने सामने मीटिंग्स में इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहती है, वैसे वो नहीं रहती है। या स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब ज़्यादा होंगी, तो उनके लिए वैसी लैंग्वेज चाहिए। या कल्चर क्या होगा, या फ्रीडम कितनी होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे, उस पर भी डिपेंड करेगा। और फैसिलिटीज़ कितनी होगी उसमें, या कोऑपरेशन कितनी है सीनियर और सबऑर्डिनेट के बिटवीन। ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ रहा है, मैं आपको PDF भी टेलीग्राम में भेज दूँगी, आप ये पढ़ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो गए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना उसको संभालना, या अगर दूर दूर एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको एक जगह बार बार बुलाना, वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। या अगर आपके कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो फिर अच्छा चलेगा, कोऑर्डिनेशन कम है, कोऑपरेशन कम है आपस में, तो थोड़ा मुश्किल ही होगी। उसके बाद होता है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स मतलब होता है कि जो आपको सुनने वाला होगा वो कितना फेमिलियर है उन वर्ड्स के साथ, या क्या उसको इंग्लिश आती है जिसको आप बोल रहे हो, क्या मीडियम कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वहाँ पे नेटवर्क है, अगर आप फ़ोन कॉल कर, क्या उसने पूरी तरह से आपकी बात सुनी, या जो है
ट्रैफिक नॉइज़ तो नहीं था वहाँ पे, जहाँ जब आपने बात की वो मत ट्रैफिक में था, उसने पूरी बात आपकी सुनी। उसको हम कंपीटिंग स्टिमुलस, यहाँ पे मैंने लिखा ना, उसको हम कंपीटिंग स्टिमुलस बोलते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, हाई टेम्परेचर, क्या वो गर्मी से मर गया था उस टाइम, गर्मी में बहुत काम कर रहा था, उसने डिसइंटरेस्ट के साथ आपकी बात सुनी, ठीक है। या वो बीमार था, तो अगर वो बीमार है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपका नहीं सुनेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल बैरियर्स में आती हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कि हम बचपन से हमारी साइकोलॉजी कैसी बनाई गई, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम क्या सोच के इसको ले रहे हैं, सेल्फ इमेज हमारे हमें कॉन्फिडेंस कितना है, स्टीरियोटाइपिंग, हमने टीचर्स के बारे में क्या हमेशा सुना है, हमने गाँव वालों के बारे में क्या सुना है, हमने लड़कियों के बारे में क्या सुना है पहले से ही, तो स्टीरियोटाइपिंग होती है ना बहुत ज़्यादा, या फील्ड की एक्सपीरियंस हमारी क्या रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ उसमें ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा। जब फॉर एग्जांपल मुझे बहुत फील्ड एक्सपीरियंस है, मैं कोई बात समझा रही हूँ सबऑर्डिनेट को, लेकिन उसको उतनी फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मेरी बात अच्छे से नहीं सुनेगा, है ना। या जैसे कोई ईगोइस्टिक होता है, उसको लगता है कि मैं हूँ, लड़कियों के पास इंटेलिजेंस नहीं होती है, तो वो उनको थोड़ा सा सही से ट्रीट नहीं करेगा, ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है। या किसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, वो होता है कन्फ्लिक्ट इन थिंकिंग, उसका थिंकिंग प्रोसेस स्मूथली नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्मोकर होता है, वो तो मानता है ड्रग एडिक्शन होनी चाहिए एडवर्टीज में या डिपार्टमेंट जो करता है, लेकिन वो फिर भी स्मोक करता है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है, उसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। और कभी क्या होता है डिफेंसिवनेस एंड फियर, उसका मतलब ये होता है कि लोग नहीं चाहते हैं चेंज अपनी लाइफ में, वो डरते हैं चेंज से, ठीक है। सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया आई नो सिंड्रोम, मतलब किसी आगे वाले को पता लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या भाषण दिया, सब कुछ पता है, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे अभी भी यहाँ पे होंगे जिनको आई नो सिंड्रोम होगा, उनको लगा होगा ये मैम तो कम्युनिकेशन की बात कही है तो सिंपल सा है, लेकिन जब सिंपल क्वेश्चंस कल को आएंगे ना, तो अगर वो भी ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो गलती कर बैठेंगे, क्योंकि आप देखोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन सेम होते हैं, ठीक है। फिल्टरिंग का मतलब होता है कि जब मैंने कोई बात बोली, उसका मैनिपुलेशन हो गया इन्फॉर्मेशन का। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि इसके पास मेरे MCQs भी है, अगर आप बोलोगे तो आप कर लें, मैं लाऊंगी MCQs, तो कोई इसको लेगा कि फिल्टरिंग होती है, कोई इसको मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे लेगा, वो कोई बोलेगा कि मैम ने थोड़ा यूजुअली बोला, शायद ये ज़रूरी नहीं है, कोई बोलेगा नहीं हमें चाहिए, ठीक है, उसको हम फिल्टरिंग भी बोलते हैं। उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स होता है कि अगर कोई डिफरेंट कल्चर से होगा, उसी वर्ड को वहाँ पे कोई डिफरेंट मीनिंग होती है, उसको हम सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ टाइम क्या होता है, कल्चर में बहुत सारे कुछ नॉन वर्बल चीज़ें भी होती हैं जो ज़्यादा से समझ आती हैं, और डिफरेंट कल्चर में फिर एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और 100% समझ नहीं आता है। और ये भी होता है कि कुछ हाई कॉन्टेक्स्ट या लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स की भी बात आती है। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज़ द कल्चर दैट रिलाइज हैवीली ऑन नॉन वर्बल एंड सटल सिचुएशन क्यूज टू कम्युनिकेट। तो जैसे सऊदी अरबिया जापान में प्रोमिनेंट हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है। जैसे आपने देखा होगा जापान में जब बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं ना, गाड़ी रुकती है, तो वो ऐसे सर को झुका के ऐसे हाथ चेस्ट पे रख के उसको थैंक यू करते हैं, तो वो नॉन वर्बली थैंक यू करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या हाथ से ऐसे दिखाएंगे। सऊदी अरबिया जापान में ज़्यादातर नॉन वर्बल ये उनके कल्चर में है, नॉन वर्बल ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर देखेंगे तो एशियाटिक सोसाइटीज़ में हम भी ऐसे दिखाते हैं ना। लो कल्चर जो है वो ज़्यादा रिलाई करता है वर्ड्स पे, ठीक है, किस पे, वर्ड्स पे रिलाई करती हैं। जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, वेस्टर्न सोसाइटी ज़्यादातर रिलाई करती है, वो लो कंटेक्स्ट सोसाइटीज़ मानी जाती है, वो रिलाई करती है वर्ड्स पे ज़्यादा, क्योंकि अगर कोई बोलने वाला होगा ना, उसको ही नीड्स टू बी एक्सप्लिसिट, मतलब उसको बोलना है, ये नहीं सार हिलाएगा। यहाँ पे क्या है, इंडिया, सऊदी अरबिया, जापान में यहाँ पे नॉन वर्बल क्यूज ज़्यादा माने जाते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे वर्बल ज़्यादा, मतलब वहाँ पे वो कोई गुंजाइश ही नहीं रखते हैं, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल है, वो कोई गुंजाइश ही नहीं रखते हैं। हम बोलेंगे ना, मतलब ये इसने चुप किया, मतलब इसने कुछ नहीं बोला, खामोश, ये रज़ा हो गया है, यूजुअली बोला जाता है। लेकिन वेस्टर्न में नहीं, ये नहीं चलेगा। वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शादी
जल्दी करनी होगी, कोई चुप करके बैठेगा, हाँ इसने हाँ किया। अगर वेस्टर्न में आप जाओगे जहाँ पे आप खुद साइन नहीं करोगे, कंसर्ट नहीं दोगे, वहाँ पे रजिस्ट्रार के सामने नहीं जाओगे, तब तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होती है। तो आपको याद रखना है, जैसे इंडिया, सऊदी अरबिया, जापान है, वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा चलती है, उसको हम हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर बोलते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, उनको हम हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्बल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पे देखोगे आपको कोई लड़की नहीं शर्माएगी, वहाँ पे इक्वल राइट्स तकरीबन है, वहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना होता है, तब जाके आपकी बात मानी जाती है। ऐसे नहीं आप बोलोगे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक। उसके बाद आती है मैकेनिकल बैरियर्स। उसमें आता है कि लैंग्वेज, डिफरेंट पीपल डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, या परपिचुअल बायसेस, हम ट्रूथफुल मैनर में जो है रियलिटी नहीं देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हाँ हमने देखा ये कास्ट लोग अच्छे नहीं, ये वाली कास्ट अच्छी नहीं है, हमने सुना है, हम रियलिटी नहीं देखते हैं, क्या सच में एक बुरे लोग हैं, ठीक है। वो भी मैकेनिकल बैरियर माना जाता है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या देखा जाता है कि पास्ट एक्सपीरियंस, उसने उस दिन मेरे साथ लड़ाई की, मुझे लगता है ये नहीं अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या पता नहीं आज का माइंडसेट इसका कैसा है। और कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी ये भी मैकेनिकल बैरियर माना जाता है। बस इसके बाद है ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करोगे? सबसे पहला है रेगुलेट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप एक ही साथ सारी बातें नहीं बोलोगे, आराम से रेगुलेट करके, ठीक है, सीक्वेंस में। उसके बाद दूसरा एक चीज़ है फीडबैक। आप हमेशा फीडबैक लोगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सही हुई कि नहीं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड यूज सिंपल लैंग्वेज। आप हमेशा क्या करोगे, ऐसी लैंग्वेज बोलोगे जो ऑडियंस को समझ आती है, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस क्या यूज़ करते हैं, उनका पॉलिटिकल ये होता है कि ट्रेट होता है, वो अगर कश्मीर आएंगे तो कश्मीरी में बात करेंगे, पंजाब जाएंगे तो पंजाबी में बात करेंगे। ये क्यों? लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो हमेशा चाहिए लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बात करें। ये नहीं कि दूसरे को दिखाना है हाई फाई सिस्टम, नहीं, बात ऐसे करो जैसे आगे वाले को समझ आए ना, दिल से बात करना। लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। अगर आप जो है ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको मैं बात बोल रहा हूँ उसकी लेवल ऑफ नॉलेज कितनी है, ठीक है। अगर कोई बुजुर्ग बैठा है जो घर में होता है ज़्यादातर, उसको नहीं पता होगा बाहर वाली चीज़ों के बारे में, तो उसके साथ आपको डिफरेंटली बात करनी पड़ेगी। बाकी कोई स्टूडेंट होगा उसके साथ आप डिफरेंटली बात कर सकते हैं। लिसन केयरफुली। जब आप किसी की बात सुने ना, उसकी ध्यान से सुनो, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, ध्यान से सुनो। कंट्रोल इमोशंस। आप इमोशन के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप इमोशंस के बेसिस पे किसी के साथ गुस्से से बात नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस पे कंट्रोल का मतलब ही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो मैंने पहले बोला। इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस सॉफ्ट स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, लॉजिक बेसिस पे डिसीजन लेना, ठीक है। वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज। हमेशा अपने सामने जो लोग होते हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ऐसे देखो कि क्या ये डिसइंटरेस्ट मत हुए, मुझे मत चुप करना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि हम कैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स को दूर कर सकते हैं और हमारी कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये आज मैंने लेक्चर दिया ना, ये ना ही सिर्फ आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान बनाने में भी काम आएगा, और आप अपनी लाइफ में इसको इंट्रोड्यूस करोगे। इससे क्या हो जाएगा, सब लोग इंसान ही हैं तो गलतियाँ होती हैं। इससे ये हो जाएगा, अगर आप आज से अपनी कम्युनिकेशन सही करोगे, दूसरों को दिल से मतलब बात करोगे, दूसरों के साथ किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, तो जो सामने वाला होगा ना वो भी खुश हो जाएगा, तो लोगों में खुशी का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। दिस वॉज ऑल फॉर द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड स्किल्स। मेरे पास तो मैं तो पढ़ा सकती हूँ इसको बहुत ज़्यादा, इसके मॉडल्स एंड ऑल दैट, बट फिर उतना टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास, और ये सिलेबस का एक टॉपिक ही है। मेरे पास इसके MCQs भी है, इवन टेस्ट सीरीज में मैंने MCQs बहुत रखे हैं इसके, क्योंकि बच्चों का ये वीक ही एरिया होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, मैं सजेस्ट करूँगी आप वो टेस्ट सीरीज़ लो। JKPSI की टेस्ट सीरीज़ हमने WS अकेडमी पे रखी है, 6 टेस्ट से, पहला टेस्ट फ्री है। मैंने वो JKPSI के सिलेबस के अकॉर्डिंग और JKSSB के लेवल के हिसाब से रखी है, क्योंकि CBT एग्ज़ाम है। CBT मोड में क्या होता है, डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं, तो आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट करना, उसके लिए वो टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर दैट टेस्ट सीरीज। WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करो गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करो। बाकी माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू, एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट, एंड इंशाल्लाह best things are waiting for you. Just go with the flow, and I wish you all the best. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.